नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। जैसा कि हम अपनी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 10 फिनिश कर चुके हैं और 10 चैप्टर जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन था, इस चैप्टर के संदर्भ में कुछ पाठ के अंदर पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 185 पे कुछ प्रश्नों के बारे में जिक्र किया गया है। उन प्रश्न के आंसर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। देखिए, अवतल दर्पण हो तो उसका मुख्य फोकस किसे कहेंगे, इसकी परिभाषा बतानी है आपको। तो हम जानते हैं कि जब अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चल रही प्रकाश की किरणें जब दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, वह अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है, अपनी नोटबुक में बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। क्या होता है कि अवतल दर्पण, ये रहा हमारा अवतल दर्पण। यदि अनंत से प्रकाश की समांतर किरणें आती हैं तो ये परावर्तन के बाद में जिस पॉइंट पर मिलती हैं, देखिए यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर, तो जिस पॉइंट पर मिलती है उस पॉइंट को या उस बिंदु को उस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो समांतर रूप से चली आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। तो आप अपनी नोटबुक में नहीं करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। आपको पता है कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। ये इन दोनों में एक संबंध होता है। तो हमें यहाँ फोकस दूरी पूछा है तो वो त्रिज्या की आधी हो जाएगी। यानी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी एफ जो होगी वो 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर होगी। ये भी बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, फिर भी आप अपनी नोटबुक में इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। देखिए, प्रतिबिंब सीधा भी होना चाहिए और बड़ा भी होना चाहिए। तो ऐसा जो है वो अवतल दर्पण होता है। और अवतल दर्पण की आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कौन सी कंडीशन होती है जो कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाती है। वो कंडीशन तब आती है जब बिंब जो है ध्रुव O और F के बीच में हो। जब यहाँ पर बिंब होगा तो यहाँ से जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। देखिए कैसे, यहाँ से एक प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, इस प्रकाश की किरणों को हम फोकस से गुजार देंगे, दूसरी प्रकाश की किरण इस प्रकार जाएंगी और इस प्रकाश की किरण को हम ऐसे गुजार देंगे। जिस कोण पे जाएगी उसी कोण पे आ जाएगी। लेकिन जब इन प्रकाश की किरणों को पीछे बढ़ाएंगे तो ये जिस पॉइंट पर मिलेगी, ये जिस पॉइंट पर मिलेगी उसी पॉइंट पर हमारा सीधा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर सीधा भी है और आभासी, सीधा और बड़ा भी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ऐसा कौन सा होगी कंडीशन। फोर्थ क्वेश्चन है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। यानी वाहनों के अंदर जो साइड कांच होता है वो साइड कांच मुख्य रूप से उत्तल दर्पण से बना होता है। तो यहाँ पर हम उत्तल दर्पण को वरीयता क्यों देते हैं या अवतल क्यों नहीं यूज करते हैं। इसका कारण क्या है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, देखिए, ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। यहाँ से जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा सीधा ही बनेगा। और दूसरी बड़ी बात, इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, अर्थात ये अन्य दर्पणों की तुलना में बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ होते हैं। यानी उत्तल दर्पण जो होता है वो अपने क्षेत्र में आने वाले बहुत सारे एरिया को कवर कर लेता है। यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया से जो भी प्रकाश की किरणें यहाँ से आगे टकराएंगी वो सब हमें दिखाई देंगी। अर्थात वृत्त क्षेत्र के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, पहला। और दूसरा है क्योंकि इसके प्रतिबिंब जो आभासी और सीधा बनता है। तो ये प्रश्न अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पेज नंबर 188 पे है ये प्रश्न। क्या है, देखिए, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो बिल्कुल ईजी है। तो वक्रता त्रिज्या का आधा कर दीजिए तो फोकस दूरी आ जाएगी, यानी R/2 कर दीजिएगा। तो बिल्कुल सिंपल, ऐसा प्रश्न कर चुके हैं हम। तो ये प्रश्न आप मत कीजिएगा, कॉपी के अंदर करने की जरूरत नहीं है आपको। अगला प्रश्न देखिए, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखे किसी बिंब का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो दर्पण की प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए बात किसकी हो रही, अवतल दर्पण की बात हो रही है। और अवतल दर्पण से हमेशा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं, यहाँ पर देखिए, एक तो बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है और उससे 3 गुना बड़ा बन रहा है, लेकिन वास्तविक बन रहा है। वास्तविक का मतलब उल्टा। जब प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो उसकी आवर्धनता जो है वो माइनस होती है। तो यहाँ पर इसकी आवर्धनता जो है वो 3 गुना, 3 गुने का मतलब है 3,
और क्योंकि वास्तविक बन रहा है इसलिए -3, ठीक है। और अवतल दर्पण के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, आवर्धनता बराबर -v/u होता है। यहाँ पर अपने पास में u दिया हुआ है, हम इससे v फाइंड आउट कर लेंगे, m हमें मिल चुका है। तो हम फॉर्मूले में यहाँ रख देंगे u बराबर -10 सेंटीमीटर, क्योंकि हमेशा दर्पण के सामने रखी जाती है वस्तु को, ठीक है। तो ये रहा फॉर्मूला, m बराबर -v/u, इसमें वैल्यू रख दी m की जगह -3, ये v अपनी जगह और u -10, माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाते हैं और ये 10 जो है वो 3 के मल्टीप्लाई में जाएंगे तो 30 हो जाएगा, यानी v बराबर -30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब जो है वो दर्पण से -30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। इसको हम किरण चित्र द्वारा भी समझ सकते हैं। ये रहा हमारा दर्पण और यहाँ पर हमने वस्तु को रखा है, ये देखिए a और b। यहाँ से जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर a' b', बड़ा भी बन रहा है, उल्टा भी बन रहा है और इससे 3 गुना बड़ा बन रहा है। तो अच्छा प्रश्न है, अपनी नोटबुक में इस प्रश्न को जरूर कर लीजिएगा, डायग्राम भी बना लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर लौटते हैं। अगला प्रश्न है पेज नंबर 194 पे है ये। क्या देखिए, वायु में गमन करती हुई प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, क्यों? देखिए यहाँ पे जो प्रकाश की किरण है वो वायु से आ रही है और वायु में आकर किस में प्रवेश कर रही है, जल में प्रवेश कर रही है। तो वायु जो है वो एक विरल माध्यम है और जल जो है वो सघन माध्यम है। तो यह सिंपल सी बात है, जो प्रकाश की किरणें विरल से सघन में जा रही है और आपको पता है विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्यों? क्योंकि उसका वेग कम हो जाता है। वायु में गमन करती हुई प्रकाश किरण जब जल में तिरछी प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्यों? क्योंकि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है तो वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये इसका कारण बता दिया है। बिल्कुल ठीक है, अच्छा प्रश्न है, आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करती है, यानी वायु से, ये एक तरीके से मान लीजिए यहाँ वायु है और यहाँ पर ये जो कांच है, ठीक है। तो ये वायु से प्रवेश कर रही है कांच में। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। जब ये कांच में प्रवेश करेगी तो इसका वेग जो है वो कम हो जाएगा और हमें पता करना है कि कांच में इसकी चाल कितनी होगी। तो सूत्र है अपने पास में, कांच का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल। तो यहाँ अपवर्तनांक हमें जो है वो दिया हुआ है, वो है 1.50 और निर्वात में प्रकाश की चाल है वो 3 × 10⁸ है और कांच में प्रकाश की चाल हमें निकालनी है। तो यहाँ से ये 1.5 है, ये भाग में चला जाएगा, तो ये भाग में चला गया और तो यहाँ आंसर आ रहे वो आ रहे 2 × 10⁸। तो यहाँ कांच के अंदर जो है प्रकाश का वेग कम हो जाता है, यानी इसका वेग जो है वो आता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो कांच में प्रकाश की चाल जो है वो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो है ये फाइनली आंसर हो जाएगा। अपनी नोटबुक में ये प्रश्न जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, सारणी 10.3 में अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम ज्ञात कीजिए और न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। सबसे अधिक प्रकाशिक घनत्व किसका है वो पता करना है और सबसे कम प्रकाशिक घनत्व कौन सा है वो भी पता करना है। तो इस सारणी को अवलोकन करने से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ सबसे हल्का माध्यम जो है वो वायु है, उसके बाद में बर्फ़ है, उसके बाद में जल है, एल्कोहल है, इस प्रकार। और सबसे लास्ट में हीरा सबसे भारी माध्यम है अर्थात सबसे सघन है और इसका अपवर्तनांक है 2.40। उसके बाद इससे कम जो है वो नीलम है, उससे कम रूबी है और उससे कम जो है वो सघन और फ्लिंट कांच है और उसके बाद कार्बन डाइसल्फाइड है और खनिज नमक है, कनाडा बाल्सम है, इस प्रकार। तो यहाँ से सबसे हल्के माध्यम भी पता चल गए, हमें सबसे भारी माध्यम भी पता चल गए। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि सबसे अधिकतम प्रकाशिक घनत्व जो है वो हीरा है और सबसे कम जो है वो वायु है। ये इसका आंसर हो जाता है। और क्या पूछा है, अगला प्रश्न पूछा है, देखिए यहाँ पर जो है 4th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपको केरोसिन, तारपीन का तेल और जल दिए गए हैं, इनमें से किस में प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है? सारणी में दिए गए आंकड़ों का उपयोग कीजिए। हमें पता करना है कि केरोसिन, तारपीन और जल, इनमें प्रकाश किस में सबसे तेज गति से चलेगा? तो प्रकाश उसमें तेज गति से चलेगा जो सबसे ज़्यादा क्या हो, विरल हो, यानी जो सबसे कम, जो सबसे ज़्यादा हल्का हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये रहा वायु, ठीक है। तो वायु तो यहाँ ऑप्शन में है नहीं, केरोसिन, तारपीन का तेल और जल। तो जल का अपवर्तनांक है 1.33, ठीक है। उसके बाद हमें केरोसिन का देखना है, केरोसिन का है 1.44
और एक और कौन सी चीज़ पूछी है, केरोसिन तारपीन का तेल पूछा है। तो देखिए तारपीन का तेल कहाँ पर है, तारपीन का तेल ये है 1.47। तो आप यहाँ से पता कर सकते हो कि सबसे हल्का माध्यम जो है वो जल है, उससे भारी जो है वो केरोसिन है और उससे भारी जो है तारपीन का तेल है। तो प्रकाश सबसे तेज गति से जल में चलेगा। ठीक है, तो क्या आंसर देंगे, प्रकाश की गति पदार्थ के प्रकाशिक घनत्व पर निर्भर करती है। जिस पदार्थ का प्रकाशिक घनत्व सबसे कम होगा प्रकाश की गति उसमें सबसे अधिक होगी। तो केरोसिन तारपीन तेल जल में से जल का प्रकाशिक घनत्व सबसे कम है, अतः इसमें जल में प्रकाश का वेग सबसे तीव्र होगा। तो ये इसका फाइनली आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा है 5वां कि हीरे का अपतनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। देखिए हीरे का अपतनांक जो है वो सबसे ज़्यादा होता है 2.42। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या, देखिए हीरे का अपतनांक 2.42 है, इस कथन का अभिप्राय है कि निर्वात में प्रकाश की चाल हीरे में प्रकाश की चाल की तुलना में 2.42 गुना है। यानी हीरे के अंदर जो प्रकाश की चाल होगी उससे 2.42 गुना किसमें है, हवा में। यानी हीरे के अंदर जो प्रकाश का वेग होगा उससे 2 गुना वेग किसमें होगा, हवा में होगा। इसका मतलब ये है। तो हीरे का अपतनांक बटा निर्वात में प्रकाश की चाल बटे हीरे में प्रकाश की चाल, ये अपन फॉर्मूला अप्लाई करें तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये जो हीरे के प्रकाश चाल है 2 के मल्टीप्लाई में जाता है। तो यहाँ से निर्वात में प्रकाश की चाल जो आती है वो आती है 2 गुणा 4 2 गुणा हीरे में प्रकाश की चाल। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो हीरे में प्रकाश की चाल की लगभग 2.5 गुना होती है। ठीक है, तो ये इसका फाइनली आंसर हो जाता है। ये भी आप अपनी नोटबुक में प्रश्न कीजिएगा। अगर इससे पहले के प्रश्न मैंने नहीं बताए हैं तो वो भी आप ज़रूर कीजिएगा। इनमें आप सारणी बनाने की ज़रूरत नहीं है, नोटबुक में डायरेक्ट इनके आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ से कोई प्रश्न बताना रह गया हो तो जैसे ये प्रश्न है 3रा, यहाँ से भी आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, इनके सारणी बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कुछ प्रश्न जो बाकी बच गए पीछे वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।